क्या भारतीय वायुसेना की 114 लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी डील को सचमुच जानबूझकर रोक दिया गया है? क्या विदेशी कंपनियों के भारी भरकम दावों के पीछे भारत का कोई ऐसा गुप्त मिशन छिपा है जो पूरी दुनिया की निगाहों से अब तक ओझल था? और क्या फ्रांस के साथ मिलकर रचा गया एक रणनीतिक खाका भविष्य में छठी पीढ़ी के उस अदृश्य शिकारी को जन्म देने जा रहा है जिसके सामने दुनिया के सारे रडार नाकाम हो जाएंगे? नमस्कार दर्शकों, अगर आप भी भारत की सरहदों को सुरक्षित देखना चाहते हैं और देश हित से जुड़ी हर सटीक खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वक्त देश के किस कोने या शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी भारत की वीर जनता कहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब आते हैं उस रहस्यमयी मोड़ पर जिसने वैश्विक हथियारों के बाजार में एक भूचाल ला दिया है। दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विश्लेषक इस वक्त हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जिस सौदे के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस और स्वीडन की दिग्गज कंपनियां बरसों से भारत के सामने कतार में खड़ी थी, उस 114 फाइटर जेट्स के प्रस्ताव पर नई दिल्ली ने अचानक अपनी चाल धीमी कर दी है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि यह महज एक नौकरशाही की देरी है, लेकिन गहराई से समझने पर पता चलता है कि यह कोई विफलता नहीं बल्कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी और साहसिक रणनीतिक चाल है। भारत अब दूसरों के बनाए हुए पुराने या वर्तमान समय के जेट्स खरीदने के बजाय उस दौड़ में खुद को सबसे आगे खड़ा करना चाहता है, जिसकी शुरुआत अभी दुनिया के गिने चुने देश ही कर पाए हैं। वैश्विक शक्तियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका का F-21, रूस का सुखोई 35 और फ्रांस का राफेल जैसे घातक विमान भारत के आसमान में अपनी जगह बनाने की होड़ में थे। इन विदेशी कंपनियों को उम्मीद थी कि भारत उनके साथ अरबों डॉलर की डील पर दस्तखत करेगा और उनका रक्षा उद्योग अगले कई दशकों तक इस पैसे से फलता फूलता रहेगा। लेकिन भारत के रक्षा विशेषज्ञों और वायुसेना के शीर्ष रणनीतिकारों ने समय के रुख को भांप लिया। उन्होंने देखा कि अगर आज हम इन पारंपरिक विमानों को बड़ी संख्या में खरीदते हैं तो हम अगले 30 से 40 सालों तक विदेशी कलपुर्जों, विदेशी तकनीक और विदेशी शर्तों के गुलाम बने रहेंगे। यही वजह है कि भारत ने अपनी प्राथमिकता को पूरी तरह बदल दिया है और अपनी पूरी ताकत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोग्राम और स्वदेशी तकनीक पर झोंक दी है। इस पूरे खेल का सबसे अहम और रणनीतिक पहलू फ्रांस के साथ भारत की बढ़ती गुप्त और मजबूत साझेदारी है। कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच केवल राफेल खरीदने का ही रिश्ता नहीं था, बल्कि इसके पीछे जेट इंजन बनाने की उस सबसे जटिल तकनीक का हस्तांतरण छिपा है जो दुनिया का कोई भी देश आसानी से किसी को नहीं देता। जब बात लड़ाकू विमानों की आती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका शक्तिशाली इंजन। भारत अब फ्रांस की दिग्गज कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसा अति आधुनिक और शक्तिशाली इंजन देश में ही विकसित करने जा रहा है जो हमारे आने वाले स्वदेशी स्टेल्थ विमानों को असीमित ताकत देगा। यह साझेदारी सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को आत्मनिर्भरता की उस बुलंद सीमा पर ले जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता विदेशी प्रभाव की तरफ नहीं जाता। दुनिया की महाशक्तियां इस बात से इसलिए भी बेचैन हैं क्योंकि अगर भारत ने अपनी इस रणनीति को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश जो लगातार अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीटते रहते हैं, उनके सामने भारत की यह छठी पीढ़ी की छलांग एक ऐसी चुनौती बनकर उभरेगी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। भविष्य का हवाई युद्ध केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास कितने विमान हैं, बल्कि इस बात पर तय होगा कि आपके विमान रडार को चकमा देने में कितने माहिर हैं। वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या वे बिना किसी पायलट के झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स को नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं। भारत की नई योजना इसी भविष्य के युद्ध कौशल को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसलिए 114 विदेशी फाइटर जेट्स की डील को आगे न बढ़ाना कोई बिखराव नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। भारत अब विदेशी कंपनियों का केवल एक बाजार बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह अपनी रक्षा जरूरतों को अपने दम पर पूरा करके एक वैश्विक हथियार निर्माता और रणनीतिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यह फैसला देश हित में लिया गया एक ऐसा दूरदर्शी कदम है जो आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे घातक, आधुनिक और अजेय हवाई शक्ति बना देगा।
भारत की इस महायोजना का दायरा केवल लड़ाकू विमानों और उनके इंजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के पूरे युद्ध क्षेत्र को एक नया रूप देने की तैयारी है। जब हम छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ गति या ऊंचाई नहीं होता, बल्कि इसका सबसे बड़ा हथियार होता है सूचना और तकनीक का अद्भुत तालमेल। भारतीय रणनीतिकारों का मानना है कि आने वाले समय में जो देश डेटा और संचार नेटवर्क पर कब्जा जमाएगा, वही आसमान का असली सिकंदर बनेगा। इसी सोच के तहत भारत अपनी गुप्त परियोजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम रडार तकनीक और उन्नत एयरोडायनामिक्स का ऐसा मेल तैयार कर रहा है जिसे समझना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग असंभव होगा। इस रणनीति का एक और बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है ड्रोन्स और मानव रहित विमानों का नेटवर्क। भविष्य के हवाई युद्धों में केवल एक अकेला पायलट दुश्मनों के इलाके में नहीं घुसेगा, बल्कि उसके साथ स्वदेशी रूप से विकसित किए गए दर्जनों छोटे और घातक ड्रोन्स का झुंड उड़ान भरेगा। ये ड्रोन्स उस मुख्य फाइटर जेट के लिए ढाल और हथियार दोनों का काम करेंगे। वे दुश्मन की मिसाइलों का ध्यान भटकाएंगे, उनके रडार सिस्टम को जाम करेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद को दुश्मन के ठिकानों से टकराकर उन्हें तबाह कर देंगे। विदेशी कंपनियां भारत को जो विमान बेचना चाहती थीं, उनमें इस तरह की उन्नत स्वदेशी तकनीकों को पूरी तरह जोड़ पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वे कंपनियां हमेशा अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम पर कड़ा नियंत्रण रखती हैं। भारत ने इसी लाचारी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है। जब यह खबर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में फैली कि भारत 114 विदेशी फाइटर जेट्स की खरीद को ठंडे बस्ते में डालकर अपनी ऊर्जा और पूंजी स्वदेशी छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट और फ्रांस के साथ गहरे तकनीकी सहयोग में लगा रहा है, तो पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों के बीच हड़कंप मच गया। अमेरिका और यूरोप के बड़े रक्षा ठेकेदारों के लिए भारत एक बहुत बड़ा और लगातार मुनाफा देने वाला बाजार रहा है। अगर भारत विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता को शून्य की तरफ ले जाता है, तो इन विदेशी कंपनियों को खरबों रुपये का नुकसान होगा। यही वजह है कि पर्दे के पीछे से भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि वह इस सौदे को दोबारा शुरू करे और उनके विमान खरीदे। लेकिन भारत सरकार और सैन्य नेतृत्व ने इस बार साफ संदेश दे दिया है कि देशहित और संप्रभुता से बढ़कर कोई व्यावसायिक सौदा नहीं हो सकता। भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मोड़ बेहद चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यधिक आवश्यक है। एक तरफ जहां पुराने पड़ रहे विमानों को बेड़े से हटाना एक मजबूरी है, वहीं दूसरी तरफ जल्दबाजी में विदेशी विमान खरीदकर देश के अरबों रुपये और भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगाना एक बड़ी भूल साबित हो सकती थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अगले कुछ वर्षों तक अपने मौजूदा बेड़े का सही प्रबंधन करते हुए फ्रांस के सहयोग से उन्नत इंजन और छठी पीढ़ी के स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक तैयार कर लेता है, तो भारत का नाम दुनिया के उन 2-3 गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो खुद अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाते हैं। इस पूरी मुहिम का सबसे बड़ा असर दक्षिण एशिया के रणनीतिक संतुलन पर पड़ने वाला है। भारत के दोनों पड़ोसी देश जो लगातार नई नई तकनीक और विदेशी मदद के दम पर भारत को चुनौती देने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह नया भारतीय रुख एक दुस्वप्न की तरह है, क्योंकि एक बार जब भारत छठी पीढ़ी के युद्ध तंत्र को हासिल कर लेगा, तो दुश्मन का कोई भी रडार, कोई भी मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत के इन अदृश्य शिकारियों को रोक नहीं पाएगी। यह भारत की वह रणनीतिक परिपक्वता है जो यह साबित करती है कि अब भारत रक्षा के मामले में केवल एक ग्राहक नहीं, बल्कि आने वाले दौर का एक नया मार्गदर्शक बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। बात जब आत्मनिर्भरता की आती है, तो रक्षा उद्योग केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिक क्षमता की रीढ़ बन जाता है। भारत अगर विदेशी कंपनियों से 114 लड़ाकू विमान खरीद लेता, तो अरबों डॉलर का धन विदेशी खजानों में चला जाता, उस भारी भरकम राशि से किसी अन्य देश के इंजीन। लेकिन भारत ने इस पुरानी व्यवस्था पर करारी चोट की है। भारत ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अब मूक दर्शक बनकर नहीं रहेंगी। जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, और जब भारत कोई फैसला लेता है तो दुनिया के शक्ति केंद्र हिल जाते हैं। आज जो स्थिति बन चुकी है, उसमें हर बड़े देश को यह समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करके कोई भी वैश्विक फैसला नहीं लिया जा सकता।
पश्चिमी मीडिया, जो हमेशा भारत की क्षमता पर सवाल उठाता रहता था, आज हैरान परेशान होकर इस घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहा है। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि भारत ने इतने सारे देशों को एक साथ अपने समर्थन में कैसे एकजुट कर लिया। चीन के थिंक टैंक इस बात से परेशान हैं कि उनके विशालकाय बजट और आर्थिक दबाव के बावजूद दर्जनों देश भारत के रुख का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। यह भारत की सांस्कृतिक, नैतिक और रणनीतिक ताकत की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने कभी किसी देश को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि हमेशा बराबरी और सम्मान के सिद्धांत पर काम किया। यही वजह है कि आज दुनिया भारत के नेतृत्व को खुले दिल से स्वीकार कर रही है। भारतीय दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हर उस नागरिक का गर्व है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। देश हित में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम ने हर भारतीय का सीना चौड़ा कर दिया है। आज जब हम इस पूरी घटना का बारीकी से विश्लेषण करते हैं तो हमें समझ आता है कि कूटनीति के मैदान में बिना कोई गोली चलाए भी कितनी बड़ी जंग जीती जा सकती है। भारत ने यही करके दिखाया है। विरोधियों की पूरी रणनीति बिखर चुकी है, उनके गठजोड़ टूट रहे हैं और वे अब अपनी साख बचाने की नाकाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस मास्टर स्ट्रोक का असर सिर्फ आज नहीं दिखेगा, बल्कि आने वाले दशकों में वैश्विक राजनीति का ढांचा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जो देश कल तक भारत को सलाह दिया करते थे, आज वे भारत से राय मांगने पर मजबूर हैं। जो ताकतें भारत को रोकने के लिए नीतियां बनाती थीं, आज वे अपनी नीतियों को भारत के हिसाब से बदलने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। यह बदलता हुआ भारत है। यह एक ऐसा भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना रहा है। इस अभूतपूर्व घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि दुनिया के दर्जनों देश अब उस पुरानी व्यवस्था से तंग आ चुके थे, जहां कुछ गिने चुने देश ही पूरी दुनिया के संसाधन और फैसलों पर कब्जा जमाए बैठे थे। भारत ने उन्हें एक नया विकल्प दिया है, एक ऐसा विकल्प जो शांति, समृद्धि और समानता पर आधारित है। यही कारण है कि दुनिया भर से भारत के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। हर बीतते घंटे के साथ यह समर्थन और मजबूत होता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम और भी ज्यादा स्पष्ट होकर दुनिया के सामने आएंगे। इस पूरे महाकवरेज पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही इस घटनाक्रम से जुड़ी कोई भी नई अपडेट या बड़ा खुलासा सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। आप इस ऐतिहासिक कदम पर क्या सोचते हैं और भारत के इस वैश्विक प्रभाव को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर का सबसे सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। इस पूरे मामले को अगर और गहराई से समझा जाए तो विरोधियों की छटपटाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। पर्दे के पीछे जो खेल खेला जा रहा था, भारत ने उस पर से ऐसा पर्दा उठाया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में अब तक जो देश अपनी दादागिरी चलाते थे, उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ है कि शक्ति का संतुलन अब हमेशा के लिए बदल चुका है। वॉशिंगटन और बीजिंग के कूटनीतिक दफ्तरों में अब इस बात पर माथापच्ची हो रही है कि आखिर भारत ने इतने कम समय में इतना बड़ा चक्रव्यूह कैसे रच दिया। ये सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत के सामर्थ्य की वो हुंकार है जिसने विरोधियों के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए हैं। जब इस ऐतिहासिक फैसले की खबर दुनिया के बड़े मीडिया घरानों तक पहुंची तो हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जिन पश्चिमी ताकतों को लगता था कि वे हमेशा विकासशील देशों का भविष्य तय करेंगी, उनके दफ्तरों में आनन फानन में आपातकालीन बैठकें बुलाई जाने लगीं। चीन के थिंक टैंक इस बात से भौंचक्के हैं कि जिस प्रभाव को बनाने के लिए उन्होंने खरबों रुपये पानी की तरह बहाए थे, भारत ने अपनी नीति और सिद्धांतों के दम पर उस प्रभाव को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। और इस्लामाबाद की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह